Hi guys, so myself I am Ashwani Kumar, an academy educator of the electronic science as well as the general paper one, and here with myself Anubha is there. Okay, so Anubha cracked the UGC NET JRF in 2020 in November. Okay, and she got the PhD admission in IIT Indore. So in this video we are going to see how Anubha prepared and what was the strategy and how she got the PhD in IIT. So all these things we will know. Okay, so it will be very much helpful to all of you guys. Okay, so like me also. Okay, fine. Anubha, first of all, heartily congratulations. And at the same time, I'm also feeling some proud that okay, so one of my student got okay in PhD in IIT. Okay, so why? Because PhD in IIT is a very big dream to so many candidates. Right? Yes. So congratulations. And I think 20 to 30% I will take the credit to me, and the remaining 70 to 80% I will give the credit to hard work. Okay, fine. So, so just simply two questions, Anubha. The first one is, what was your strategy? So how you followed and what was your preparation? So firstly, I like to thank you for giving me this opportunity. Yeah, I even like to tell that thanks for giving me this opportunity. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर मैं एमटेक के सेकेंड ईयर में थी, तो एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी इंटर्नशिप लगी थी इन एमटेक सेकेंड ईयर। सो वहां पे मेरा इतना इंटरेस्ट ये बना कि मुझे लेक्चरशिप में जाना चाहिए, कि कंपनीज आर नॉट फॉर मी। सो फिर मैंने सोचा कि वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो वहां पे कंपनीज का भी वर्क होता था और साइड बाय साइड मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के या सुबह जल्दी उठ के या रात को अपना ये कोई यूनिट प्रिपेयर करती थी। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मुझे था कि अब घर जाके फ्री भी हैं तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो द माइंड वाज नॉट लाइक दैट कि मुझे नेट या जेआरएफ क्लियर करना है, सिर्फ ये था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आई वांटेड टू डू दैट। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं घर आ गई, तो वहां पे मैंने सारा अपना प्रिपरेशन की। तो लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि घर पे वैसे भी होना, very free time, you got very free time to prepare. Yeah, टाइम टू प्रिपेयर। तो इतना पता था कि जुलाई में है एग्जाम, तो एग्जैक्ट डेट तो कुछ नहीं आई थी कि शायद जुलाई में हो सकता है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन मार्च। तो मार्च से जुलाई का टाइम था, तो मुझे वैसे डिवाइड करना पड़ना था अपने टाइम को कि कैसे मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर सकूं। तो मैं रैंडमली ऐसे ही वीडियोस देख रही थी, तो मुझे अनअकैडमी का दिखा कि ये प्रिपेयर करवाते हैं। तो फिर मैं वहां पे वो चैनल पे जुड़ी और मुझे पता चला कि पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि ये यूनिट्स होते हैं। तो कुछ इसमें ये था कि कुछ जो यूनिट्स थी उसमें रट्टा लगाना पड़ता था, पेपर 1 के जैसे पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन। सो थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ पार्ट है मैथ्स, और जो जिसमें रट्टा नहीं लगा सकते वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो ऐसे अपने शेड्यूल को या ऐसे डिवाइड किया कि एक दिन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लासेस मुझे लगानी है और कैसे भी करके जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने सारा सिलेबस किया, ऐसे नहीं था कि मैंने कोई यूनिट छोड़ा। एवरी यूनिट, चाहे वो सिंगल कुछ भी पार्ट उसका करके जाऊं, चाहे उसके फॉर्मूलाज रीड करके जाऊं, तो मैंने सारा किया वो। तो बीच में मैंने कुछ कॉलेजेस के एप्लीकेशन भी भरे थे एडमिशन के लिए, तो उनके भी टेस्ट थे। तो वहां पे टेस्ट देके मुझे और जो वो नर्वसनेस थी वो भी कम हुई मेरी। और उसके बाद जब जैसे मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो ऐसे होता है कि कुछ हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, तो मैंने वो पहले लिया कि स्टार्ट करना है तो वी कांट स्टार्ट विद दैट वंस दैट आर हार्ड टू लर्न। सो जो इंटरेस्ट में है वो मैंने स्टार्ट किया। तो पहले मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में नेटवर्क किया, और साथ में पेपर 1 का जैसे रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है, तो वो वाला पहले स्टार्ट किया कि वो इतना बड़ा यूनिट है और उसमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, और वो स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने आईसीटी, ये दोनों मैंने पैरेलली चलाए।
तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी कि, और मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो पेपर से पहले एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मैं सॉल्व करके गई थी। ईच क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की कैसी है, क्योंकि एज इट इज कोई बुक नहीं मिलती यूजीसी के लिए जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखी हो। तो मुझे गूगल पे जाके तो वो वहां पे सारा मुझे सर्च करना पड़ा, एक एक क्वेश्चन विद रीजन कि ये क्यों है। और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली वही बेस बनता है हमारे आगे पेपर का, कि सिमिलर क्वेश्चंस या उसी में से कोई लॉजिक जो आगे पेपर्स में अप्लाई हो जाता है, तो वैसे ही होता है। तो इतना ही था। So first you selected your interested units. Yes. Right? Yeah, whatever the units are interested, so you selected that one. So based upon that one, you followed your preparation and as well as the previous year questions. So that was your strategy. And you were telling me the candidates who are giving the exam in this May, okay, for the December 2020 cycle, Anubha. So any suggestion from your side? So how to prepare and the preparation timings, how many hours? Okay, so any suggestion to them? So actually I enjoy the subjects that much that I don't feel like burden कि मैं उसको कुछ पढ़ रही हूँ, मैं जबरदस्ती पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो यूजुअली 10 आवर्स इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रही थी कि बेस क्लियर करना, नॉट इन द वे कि मेरे को पेपर देना है और पेपर क्लियर करना है। तो बस मेरा ये मोटो था कि बेस क्लियर करो, तो वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लगने लग गए। तो 10 आवर्स पता ही नहीं चलता था कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ। So okay, so you were so much interested in the subject, so based upon that one, so you did not find how many hours you were spending. Yes, sir. Nice. But I keep in mind that I have to study paper 1 as well as paper 2 because both the papers are important. Very important. ऐसा नहीं कि हम पेपर 2 पढ़ के चले जाएं और वहां पे क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर 1 भी equally important है उसमें. Yeah, so listen guys, all of you, the candidates who are preparing and to write the exam. So most of us, we will give the much importance to the core subject. Why? Because we are heartfully connected to that paper 2. Okay, why? Because it is our subject. And we are focusing mostly on paper 2 and less focusing on paper 1 also. It will be sometimes in crucial situations not to get the JRF. It may stop you up to assistant professor. Okay, but if you want to get the JRF with high percentile, then you have to equal preference to both paper 1 and paper 2. So that is a suggestion from Anubha's side. So please focus on both these two and always keep in your mind. So one thing also I observed from the Anubha that Anubha is not always telling that I have to crack the exam. She always started with the basics. She wants to focus on the basics. So all of you, please run behind the basics and to learn the concepts, then automatically JRF will run behind you. Okay, yeah, fine, Anubha. So it is the first part. And then the next part is after clearing the JRF, then how you approached IIT Indore and what was the process, that one. Sir, it is the myth that if we clear the NET or JRF, then we will surely get the admission in IIT. Definitely. So it is not like that. If our paper is cleared, so if there is seat for the JRF candidate in that institute, is only a myth. It is nothing like that. So क्या होता है, सबसे पहले हमें अप्लाई करना होता है। कुछ कैंडिडेट्स FA, इट मींस द फेलोशिप अवॉर्डी, जिनका यूजीसी या गवर्नमेंट की तरफ से जिनको पैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, वो कैटेगरी होती है FA कैटेगरी, फेलोशिप कैटेगरी। एंड सेकंड इज TA, टीचिंग असिस्टेंट। सो जिनका क्लियर नहीं है वो कॉलेज वाले खुद उनको पैसे देंगे पढ़ाने के लिए। So these are the two categories. और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, that not JRF or GATE, it is only the you have done the MTech and there is 6.5 CGPA. So कई बच्चे अप्लाई ही नहीं करते कि हमारा नेट या JRF या गेट क्लियर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी इज 6.5 CGPA in MTech. Okay. So उसके बाद सबसे पहले तो आपको SOP आपका रेडी होना चाहिए कि किसी कॉलेजेस के वेबसाइट पे हमें SOP वहां पे देना पड़ता है। SOP स्टैंड्स फॉर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है और जितने आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि न्यू
क्या है, किस पे आपको सर्च करना है और न्यू आइडियाज आएंगे, तो उसी से आप अपना एक 1 और 2 पेजेस का एसओपी तैयार करोगे। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स कि आप अप्लाई करने से पहले एक तो रेफरेंस लेटर आपके पास होना चाहिए, जो आपका बीटेक या एमटेक में जो भी आपके गाइड थे उनसे रेफरेंस लेटर होना चाहिए, और सेकंड एसओपी आपके पास होना चाहिए। Okay, fine. And what about the interview, Anubha? I mean, did they ask any questions in depth or subject related or else general questions? Yes, sir. Yeah. So my MTech is in VLSI. So they उन्होंने वहां से पूछा सिर्फ बेसिक्स ऑफ VLSI, मतलब इतने बेसिक्स की मॉसफेट की वर्किंग और सारा ऐसे पूछा कि आपका बेस क्लियर, कितना बेस क्लियर है। और ये पूछते हैं कि आपने अगर बीटेक या एमटेक में कोई इंटर्नशिप की है तो उसका तो जरूर पढ़ के जाएं, वो तो बिल्कुल पूछते हैं कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप की है, और इंटर्नशिप में आपको वो बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कितना आपने क्या किया था वहां पे, तो वो तो जरूर पूछते हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक्स एमटेक के या सब्जेक्ट के रिलेटेड, या फिर आपने जो आगे प्रपोजल दिया है उसमें जो आपने अपने इंटरेस्ट ऑफ एरियाज लिखे हैं उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस कोई इतने ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं होते, बस ये होता है कि आपका बेस कितना क्लियर है, वो ये देखना चाहते हैं। तो ऐसे था कि मेरी आईआईटी इंदौर में 2 राउंड्स इंटरव्यू के थे। फर्स्ट राउंड वाज टोटली बेस्ड ऑन द टेक्निकल इंटरव्यू, कि आपने रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा और उसके रिलेटेड, और आप आगे काम क्या करना चाहते हैं उसके रिलेटेड, ऑफ VLSI, एनालॉग एंड सिग्नल एंड सिस्टम थोड़ा सा पूछा था। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आप करना चाहते हो। और द सेकंड इंटरव्यू वाज ऑन द जनरल क्वेश्चंस, दैट व्हाट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक पीस, आप कितने घंटे पढ़, कि आईआईटी इंदौर ही किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आप व्हाई डूइंग पीएचडी, कि आप करना क्यों चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और ऑल्सो जिनके जो सुपरवाइजर आपके होने चाहिए उनका आपको वो देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया कौन सा है। तो अपने सुपरवाइजर का वेबसाइट से पहले वो देख के जाएं कि कौन सा सुपरवाइजर आपका होना चाहिए, कि किसके अंडर आपको काम करना है। Okay, so interview will happens in the 2 rounds, right? So first round is technical and second round is general way. So if you clear both these two, then based upon the performance in these rounds, so they are going to select us, right? Okay, Anubha, fine. And next one, so here the question is the contribution of Unacademy or else educator wise to your JRF. So my technical part totally goes to whole technical part from you only. Okay. And क्योंकि मेरे पास कुछ नोट्स थे पहले, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते, तो अनअकैडमी में से मैंने आपको देखा कि आपने वो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में एक एजुकेटर है, तो आप जो पढ़ाते थे वो मैं एक बार वीडियो जरूर सुनती थी, उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स को मॉडिफाई कर लेती थी जितना आप पढ़ाते थे। और पेपर 1 का तो टोटली ही अनअकैडमी को ही जाता है, क्योंकि वहां से ही मैंने सारी प्रिपरेशन किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा कोई सोर्स से और पढ़ाई नहीं की, सिर्फ पेपर 1 अनअकैडमी। और पेपर 2 के मेरे पास कुछ नोट्स थे, बट ऐसे सच मटेरियल नहीं था कुछ, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है इसका, कि सारे सब्जेक्ट की गेट, और इसमें यही है कि गेट इन डेप्थ पूछता है और यूजीसी नेट में वाइड है बहुत ज्यादा, कि बहुत सिलेबस है, तो इतना मटेरियल भी कहीं से नहीं मिलता, कि नेट से भी अवेलेबल नहीं होता। तो फिर अनअकैडमी से ही मैंने सारी प्रिपरेशन की, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक या ऐसे कुछ नहीं लिया मैंने, सिर्फ जो पर मैंने ये था कि मैंने बहुत सीरियसली अपने जो मॉक टेस्ट है वो बहुत सीरियसली देती थी। ओके, यस, तो मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर करती थी, उसके बाद जब भी मॉक टेस्ट होता था तो मैं ऐसे होता था कि मैं जैसे वहीं पे ही पेपर दे रही हूँ इंस्टीट्यूट में, वहां पे जाके। तो इस तरह की नर्वसनेस और इस तरह की डेडिकेशन के साथ मैं मॉक टेस्ट देती थी अपना। तो मुझे जब मैंने वहां पे जाके दिया तो मुझे कोई भी ऐसा डर नहीं था, कि मैं नर्वस नहीं थी कि मैं पेपर लिख रही हूँ, मुझे यही था कि मैं जैसे घर पे बैठ के मैंने मॉक टेस्ट दिए कि वहीं पे वैसा ही था मेरे साथ। Okay, so you felt the exam also same like the mock test, right? Also, yes sir.
Okay, Anubha, thank you very much. And